डिस्कसिंग ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया की शेप, साइज़, उसका जो भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है, उसका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ईटीसी, उसका बैक्टीरिया के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद वायरोलॉजी को देखें। वायरोलॉजी क्या होती है? वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। इसमें वायरस के हर एस्पेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। वायरस का वायरस की हर डिटेल को हम देखते हैं कि वो किस फैमिली से है, डीएनए फैमिली से, आरएनए फैमिली से है, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, या वो किस तरह से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और वो किस तरह से रेजिस्टेंट है। उसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी एक माइकस वर्ड से निकली जो है वो बना है। माइकस का मतलब होता है फंगस, तो फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हम कहेंगे पैरासाइट्स की स्टडी को। पैरासाइट्स तो बहुत तरह के होते हैं कि वो उसके साथ होस्ट के साथ उसका जैसा भी पैरासाइट का इंटरेक्शन है ना, पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट से होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन रिटर्न उसको हार्म करते हैं। तो ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं पैरासाइट के होस्ट के साथ, वो हम पैरासाइटोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, वो किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके बाद प्रोटोजोलॉजी है। इसमें हम प्रोटोजोन्स को पढ़ते हैं, यानी प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, जो मोस्टली जो है वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी का सब्जेक्ट देखते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि उस और देखते हैं कि वो किस तरह से इन्वेडर्स के साथ वो फाइट आउट करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। और उसके बाद है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को पढ़ते हैं, उसके डीएनए को, उसके आरएनए को, वो होस्ट के अंदर किस तरह से जाता है और उसके जो जेनेटिक मटेरियल, उसका डीएनए, उसका आरएनए, वो होस्ट को किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है और उसके अंदर उसका क्या रोल है होस्ट के अंदर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी तो आजकल सबसे ज़्यादा वेल नोन फील्ड है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस के वेलफेयर में यूज़ होती हैं, जैसे कि हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। इसके अलावा इंसुलिन बना रहे हैं। उसके बाद निमाटोलॉजी है। निमाटोलॉजी में हम निमाटोड्स की स्टडी करते हैं। निमाटोड्स क्या होते हैं? निमाटोड्स जो हैं वो राउंड वर्म होते हैं और ये भी मोस्टली वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनका वाटर के साथ बहुत मेन रोल है। इनका इकोसिस्टम में भी ये बहुत इनका मेजर रोल है। इसमें कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ जो है वो एडवांटेजियस भी होते हैं। उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ह्यूमन में डिसीज़ कॉज कर रहे हैं और उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी किस तरह से डायग्नोसिस की जाए, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये सब इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है वाटर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि वाटर में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर वाटर में प्लांट्स या एनिमल्स जो वाटर में रहने वाले हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो एज अ डिकम्पोज़र एक्ट करके उसके न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करेंगे। उसके बाद सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी है। तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को, उनके जो उनके बहुत माइनर सेल्स और उनका जो डीएनए वगैरह जो भी उनके अंदर मटेरियल है ना, सेलुलर मटेरियल, उसको हम स्टडी करते हैं ताकि उससे जो भी उनका डिसीज़ कॉजिंग और इन्फेक्शन कॉजिंग मैकेनिज़्म है उसको स्टडी करके तो उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स या उसके खिलाफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तैयार की जा सकें। उसके बाद है माइक्रोबियल साइटोलॉजी। इसमें भी यही है कि उसके जीन्स को और उसके सेल्स को स्टडी किया जाता है। और उसके बाद माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जितने भी उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं उसका मेटाबॉलिज्म है कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज़ करके एटीपी को जनरेट करता है और अपनी एनर्जी वो जो है वो एनर्जी बनाते हैं वो अपने ना अपने तमाम कामों के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसको हम स्टडी करके तो उनके खिलाफ वैक्सीन्स या फिर एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जिस तरह की भी हमें चाहिए वो हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम अपना यूज़ करते हैं और उसको माइक्रोबियल जो हमारा वेक्टर है जैसे कि प्लाज्मिड में हम इंसर्ट करते हैं, तो वो इंसर्ट करके हम अपने जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद है
सॉयल माइक्रोबायोलॉजी में हम सॉयल में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं उनको देखते हैं। जो सॉयल में बहुत से एडवांटेजियस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें बहुत यूज़फुल हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत यूज़फुल हैं, जो ऐसे हैं कि प्लांट्स को भी वो फ़ायदा देते हैं और सॉइल को भी वो फ़ायदा देते हैं। जैसे कि हम माइक्रोराइजल जो रिलेशनशिप है फंगस का और प्लांट का वो देखते हैं, तो वो भी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। उसके अलावा और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो पेस्ट किलिंग में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में हम पानी में यानी वाटर में प्रेजेंट माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनका वो पानी के अंदर क्या रोल है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट के लिए वो यूज़फुल हैं, किस तरह से वो हार्मफुल है, और किस तरह से अगर उस वाटर को अगर ह्यूमंस या एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो वो उनको किस तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हर किस्म का इम्पैक्ट आता है माइक्रोब्स का, वो एडवांटेजियस भी हो सकता है और वो हार्मफुल भी हो सकता है। किस तरह से कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन कुछ हैं वो बहुत फ़ायदा देने वाले होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो योगर्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो डायरिया कॉज कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए कि कंटामिनेशन फ्री वाटर और फूड को यूज़ करना चाहिए, और पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सही से हमारा वो बॉयल हुआ होना चाहिए या फिल्टर हुआ होना चाहिए, और फूड जो है वो प्रॉपरली कुकड होनी चाहिए। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को यूज़ करके अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि इसमें इंसुलिन हम देखते हैं। So these are the branches here we discussed about.